हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के बारे में। साइंस का जो है हम सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको केमिस्ट्री पोर्शन कराने वाला हूँ। तो ये जो पेपर है वो ओसवाल का है, और जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के वाइज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन को चुनना होता है और आपको 1 मार्क्स मिल जाता है उस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय द आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से नहीं दिखाते हैं। पहला क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब होता है लिक्विड जैसी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उसको हम मोल्टन स्टेट कहते हैं, यानी मेल्टेड फॉर्म एक तरीके से। ठीक है, मेल्ट होना कहीं पर, यानी मेल्ट होगा तो थोड़ा लिक्विड जैसा होगा, तो उसे मोल्टन फॉर्म या मोल्टन स्टेट कहते हैं। सोलिबिलिटी इन वाटर या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं यानी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो दिखाते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दिखाते हैं, सॉलिड्स के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो आंसर यहां पर जो होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा। ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स के अंदर जो है वो आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। एक्सप्लेनेशन क्या है? आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये जनरली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बजाय वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पोलर नेचर के होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आगे, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट, उनकी मोल्टन स्टेट में यानी मेल्टेड फॉर्म में, बट नॉट इन देयर सॉलिड स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट जब होती है तो वो गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 4 स्ट्रिप्स लेबल्ड A, B, C एंड D along with their corresponding colors are shown। यहाँ पर 4 आपको स्ट्रिप दिखा रखी है अलग अलग कलर की। रेडिश ब्राउन है पहले वाली, बी वाली जो है डार्क ग्रे है, तीसरी जो है ब्लैक ग्रे है, और लास्ट वाली जो है वो सिल्वरी व्हाइट है। विच ऑफ दीज कुड बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सी एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है? तो एल्यूमिनियम से जो मिलकर बनी है वो होगी सिल्वरी व्हाइट, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। तो आंसर होगा डी। एंड एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी? एल्यूमिनियम इज अ सिल्वरी व्हाइट डक्टाइल मेटेलिक एलिमेंट, सो द मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में, यानी नेचर के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट की फॉर्म में जनरली मिलता है सबसे ज्यादा ये। हैविंग गुड कंडक्टिव एंड थर्मल प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड टू फॉर्म मेनी हार्ड लाइट एंड कोरिजन रेजिस्टेड एलॉय। एलॉय बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसके अंदर कुछ सब्सटेंस ऐड होगा, यानी एडिशन हो रहा होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे। अब एडिशन कहाँ हो सकता है? एडिशन वहां हो सकता है जहां पर कोई डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? अनसैचुरेशन। यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर क्या होता है? एडिशन रिएक्शन होती है। तो फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? हमें 2 पता है। पहला एल्कीन होती है, दूसरा एल्काइन होती है। जो एल्कीन होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जो एल्काइन होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है कि एल्कीन और एल्काइन में से कौन कौन ये एल्काइन और एल्कीन है। जो जो एल्कीन और एल्काइन होंगे उनका ही क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगी, उनका उनके ऊपर भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला है C3H8। कैसे चेक करेंगे? हम जनरल फॉर्मूला से कंपेयर कर लेंगे इसको। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो यहां पर यदि n की वैल्यू 3 है, क्योंकि n क्या होता है? जितने नंबर ऑफ कार्बन है, यदि n की वैल्यू 3 है तो फॉर्मूला क्या क्या होना चाहिए? C3 होना चाहिए H2 into 3, यानी C3H6 होना चाहिए, या फिर C3H2 into 3-2, यानी C3H4 होना चाहिए। यानी या तो एल्कीन होनी चाहिए या एल्काइन होनी चाहिए।
यानी यदि यहाँ पर 3 कार्बन है तो उसके साथ में 6 हाइड्रोजन होंगे तब एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यदि 4 होंगे तब एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या यहाँ पर 8 है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है। यदि सैचुरेटेड है तो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड क्या है, C3H6, C3H6 क्या है, एल्कीन है, तो सेकंड वाला कंपाउंड एडिशन रिएक्शन दे देगा। अगला क्या है, C2H5OH, ये क्या होता है, इथेनॉल, इथेनॉल माने CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसके अंदर भी एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या है, CH4, CH4 में तो भैया एक ही कार्बन है और चारों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तो एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगी। अगला C2H2, C2H2 क्या होगा, एक एल्काइन होगा। स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर, ये क्या हो गई, एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब H2 ऐड हो सकता है, यानी एडिशन रिएक्शन हो सकती है। यदि एडिशन रिएक्शन हो सकती है तो आंसर क्या हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। और तो ऑप्शन देखो, अब पहले वाले में क्या है, C3H6 C2H2, दूसरे वाले में C3H8, तो ये वाला नहीं होगा, पहले वाला ही होगा। तीसरा चेक कर लेते हैं, C3H8 है C2H5OH, ये भी नहीं होगा, और लास्ट वाले में C3H8 है और C3H6, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो ए करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये दोनों तो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, और ये प्रोपीन और इथाइन जो है वो एडिशन रिएक्शन दिखा देंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, कौन आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब आयनिक कंपाउंड नहीं है तो कोवलेंट कंपाउंड होंगे। यदि कोवलेंट कंपाउंड होंगे, यदि कोवलेंट कंपाउंड होंगे तो कैसे बनेंगे, शेयरिंग से, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो शेयरिंग कहां कहां हो रही है, पहले वाला क्या है, KCl यानी K पॉजिटिव Cl माइनस, दूसरा क्या है HCl, HCl के अंदर क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर होता है और एक बॉन्ड बन जाता है। CCl4 क्या है, Cl जुड़े हुए हैं एक कार्बन से, चारों के बीच में क्या बन रहा है, शेयरिंग से बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड हो गया, इसका मतलब ये भी एक आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। और लास्ट क्या है, NaCl, NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl माइनस, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो यहां पर HCl और CCl4 ये दोनों क्या है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, नॉट आयनिक कंपाउंड। तो आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड कहां पर दिया है, पहले वाले में दिया है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा बेटा, आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो कोवलेंट कंपाउंड है और डिसोल्व होगा ईथर या ऑर्गेनिक अल्कोहल के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस है, वो भी पानी में डिसोल्व होती है। लेकिन NaCl और KCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है जो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी पानी में डालने पर NaCl और KCl जो है वो ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉन्ड बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटेलिक एटम, नॉन मेटेलिक एटम है यानी नॉन मेटल है, यानी दो नॉन मेटल एक जैसे हो, उनके बीच में जो बॉन्ड बना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, विद आइडेंटिकल स्पिन होंगे, अनइक्वल शेयर्ड होगा बिटवीन टू एटम्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो इनके बीच में प्रेजेंट होंगे जिससे जुड़े होंगे आपस में, यानी बॉन्ड बना होगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अनइक्वली शेयर्ड होंगे, यानी एक के पास ज्यादा होंगे दूसरे के पास कम होंगे। ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम एक से दूसरे तक, ऐसा होगा क्या। लास्ट इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, तो सबसे पहले तो दो इलेक्ट्रॉन यदि आपस में शेयर हुए हैं तो वो आइडेंटिकल स्पिन के साथ नहीं हो सकते। आइडेंटिकल स्पिन का मतलब है कि जैसे एक एटम मैंने मान लिया यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, ये नहीं क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल है, यानी नॉन मेटेलिक एटम है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को शेयर करेगा, अपोजिट स्पिन में शेयर करता है, आइडेंटिकल स्पिन नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा अनइक्वल शेयर्ड, अनइक्वल शेयर्ड तब होंगे जब दो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, यानी दोनों की नेचर सेम है, सेम एटम है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, तो ये भी बात सही नहीं है। अगला ट्रांसफर कंप्लीटली, ट्रांसफर कंप्लीटली का मतलब है एक आयनिक बॉन्ड का बनना। अब आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो, एक नॉन मेटल हो दूसरा मेटल हो, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड बनेगा उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं।
तो ये आंसर नहीं होगा। लास्ट, इक्वली शेयर्ड बिटवीन देम, यानी एक क्लोरीन का एटम ये, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये, दोनों के दोनों शेयर हुए हैं, इक्वली शेयर हुए हैं, तो इसका मतलब आंसर केवल डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर डी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, क्योंकि इक्वली शेयर हुए हैं बिटवीन देम। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सीएल के साथ आपको एक्सप्लेन कर बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड इनमें से। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं। यदि एल्कीन होंगे तो ईन आएगा, यदि एल्काइन होंगे तो वाई आएगा। तो यहां पर बता दीजिए कौन अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे लिखा है प्रोपेन, ईन आ गया, इसका मतलब ये सैचुरेटेड है, तो आंसर ये नहीं होगा। ईन आ रहा है तो इसका मतलब ये आंसर होगा। वाई आ रहा है प्रोपाइन, तो ये एक अनसैचुरेटेड है। क्लोरोप्रोपेन, एन आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आंसर सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड कहां पर आ रहा है? देखें, सेकंड और थर्ड आ रहा है डी में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रोपीन के पास डबल बॉन्ड है जबकि प्रोपाइन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, और ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन जो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन रीजन का, जिसके अंदर कह रहा है H3PO4 एंड H2SO4 आर नोन एज पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड का मतलब कि ऐसे एसिड जो बहुत एक से ज्यादा OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब इसके पास 3 H है, इसके पास 2 H है, तो ये 2 H पॉजिटिव देगा, और ये भी जो है वो 3 H पॉजिटिव दे देगा। 3 H पॉजिटिव वो दे देगा, 2 H पॉजिटिव ये दे देगा। तो 3 OH नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, 2 OH नेगेटिव के साथ ये रिएक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के एसिड्स को पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं। तो असर्शन हमारी ट्रू है। सेकंड, दे हैव 2 और मोर देन प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। 3 है इसके पास 2 है, तो ये बात भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। क्यों? क्योंकि एक या से ज्यादा प्रोटॉन है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोटॉन है, इसका मतलब ये पॉलीबेसिक एसिड होंगे, और यही बात एक्सप्लेन कर पा रहा है इसका रीजन। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी यहां पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस पर्टिकुलर असर्शन का। चलिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। इस तरीके से हम ब्रेक कर बता सकते हैं। सिमिलरली बेस दैट गिव मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल आयन पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीएसिडिक बेसेस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? वहां पर स्टेट चेंज हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है। दूसरा, एवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कहीं पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट निकल रही है, तो भी हम पहचान लेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट बने हैं तो केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर H2 + O2 गिव्स 2H2। ये क्या हो गया? लिक्विड। ये क्या? गैस। ये हो गया गैस। तो यहां पर क्या हुआ है? स्टेट चेंज हो गई, यानी ये गैस थी, ये गैस थी, प्रोडक्ट लिक्विड में बन गया। सेकंड, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब ये दोनों बने हैं, तो हीट यहां पर रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर बनने में हीट जो है वो रिलीज होती है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। H2 जो है वो एक नया प्रोडक्ट है और वो फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब A B C तीनों सही है। अगर A B C तीनों सही है तो चौथे ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ दीज, यानी A में जो लिखा है, B में जो लिखा है और C में जो लिखा है, तीनों बातें सही है। तो हमने देखा कि तीनों बातें सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। चलिए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गोल्ड इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर इंप्योरिटीज बाय अर्नेस्ट फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। गोल्ड को हम आइसोलेट करते हैं, गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड को हम निकालते हैं बाय यूजिंग अर्नेस्ट फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब असर्शन जो है हमारा वो ट्रू है। रीजन क्या है? द साइनाइड विच इज यूज्ड हियर डिसॉल्व ऑल पॉसिबल इंप्योरिटी। साइनाइड जो होता है यहाँ पर यूज करा जाता है वो सारी की सारी इंप्योरिटी को डिसॉल्व
नहीं करता है, इसका मतलब रीजन गलत है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ए जो है वो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्लियर है? इस तरीके से हम बता सकते हैं एसर्शन रीजन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टंगस्टन वेसल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंस लैम्प। यानी लैंप्स में जो है हम किसको यूज करते हैं? टंगस्टन को। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, यानी डब्लू को यूज करते हैं हम बल्ब्स के अंदर, लैंप्स के अंदर। ये बात सही है। आप बल्ब देखोगे तो उसके अंदर टंगस्टन यूज होता है। तो जो पुराने बल्ब आते हैं ना, बड़े बड़े 100 वाट के, इस तरीके से जो बल्ब आते हैं, उनके अंदर टंगस्टन यूज करा जाता है। रीजन क्या दे रखा है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी लो। मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का वेरी लो है। यदि भैया मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का वेरी लो होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उस पर्टिकुलर टंगस्टन मेटल से, तो वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। यदि वो मेल्ट हो गई तो यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बल्ब तो वर्क करने का ही नहीं, क्योंकि कंडक्ट तो करवा नहीं पाएगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा। यानी मेटल ही स्टेट चेंज कर ली, तो ऐसा हो गया तो बल्ब तो जलेगा नहीं, यानी कोई फायदा नहीं है उसको लेने का। सो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि टंगस्टन को यूज करा जाता है। इसका मतलब टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, और उसका हाई होता भी है। तो रीजन जो है वो गलत है, यानी असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। यानी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमने एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपका ऑप्शन हमने बेहतरीन तरीके से देख लिया है। चलिए अब ऑप्शन आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं सारे के सारे। उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर है, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड। क्या कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, क्यों वो आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट होते हैं? और लास्ट में लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताइए। चलिए, द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर सेम एटम और बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल्स आर नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। यानी एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये ए है, जैसे एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरा क्या है? एक बी है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो ए बी के बीच में जो बॉन्ड बना, ये कैसा हो गया? कोवलेंट, क्योंकि शेयरिंग के कारण बना है। कोवलेंट का एग्जांपल जैसे Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। H एक दे रहा है, Cl एक दे रहा है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग के कारण बनते हैं। सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड एज, ये आयनिक कंपाउंड से अलग होते हैं। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं आपको वो देने। पहला, कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आयनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन मोल्टन स्टेट। यानी यदि आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl, KCN, ये KCl, ये क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के इन मोल्टन स्टेट। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स गुड कंडक्टर नहीं होते, वो बैड कंडक्टर होते हैं। बी पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल एंड आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या है? यदि Cl को बॉन्ड बनाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। यदि उसको इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही शेयर करेगा, यानी इधर ही ये बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसके अंदर क्या होता है? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब पॉजिटिव के साथ Cl का अट्रैक्शन है, तो ये कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है। भाई दो चार्जेस को अट्रैक्ट ही तो होना है, कहीं से भी हो सकते हैं। कोई ऐसे डेफिनेट पोजीशन डिपेंड नहीं करती या मैटर नहीं करती, तो इसलिए नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, क्या होंगी? पहला, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। दूसरा, ये जनरली इंसोल्युबल होंगे वाटर के अंदर, वाटर के अंदर इंसोल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट, दीज कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अच्छे से कनेक्ट नहीं करवा पाते। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ व्हाइट पाउडर हैविंग अ ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, यानी एक हमारे पास व्हाइट कलर का पाउडर है जिसके अंदर क्लोरीन की स्मेल आ रही है। इसको यूज करा जाता है टू रिमूव येलोनेस ऑफ व्हाइट क्लॉथ्स इन लॉन्ड्रीज, यानी लॉन्ड्रीज में, यानी जहां कपड़े धुलते हैं वहां पर जो है
येलो कलर के जो कपड़े हो जाते हैं उनको साफ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं एक कंपाउंड जिसके अंदर क्लोरीन की स्मेल आ रही है। ऑडर का मतलब होता है स्मेल। नेम दिस पाउडर, इस पाउडर का नाम क्या होगा और कैसे ये बनेगा, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रिपरेशन। नाम होगा CaCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं। चलिए हाउ इट इज प्रिपेयर्ड पे कैसे प्रिपेयर करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं, उसके अंदर Cl2 गैस ऐड करते हैं। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के अंदर हमने Cl2 ऐड करी तो क्या बनेगा, CaOCl2 बनेगा और वाटर निकल जाएगा, और ये क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी रिएक्शन हो गई, इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। तो ऐसे ही आपको लिखना है, द व्हाइट पाउडर इज ब्लीचिंग पाउडर, इस तरीके से स्टेटमेंट बनाकर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग Cl2 गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये हो गई इसकी रिएक्शन, और इसके नीचे आपने नाम लिख दिया कि भैया ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये स्लेक्ड लाइम है, ये क्या है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्या आते हैं, 7 क्वेश्चंस आते हैं जो कि शॉर्ट आंसर होते हैं, और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है, आपके पास 7 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, अ क्लीन एल्यूमिनियम फॉयल वाज प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। एक हमने साफ सुथरी एल्यूमिनियम की फॉयल ली और उसको हमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रख दिया है, यानी जिंक सल्फेट का हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया। एक्वस सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमने वाटर के अंदर जिंक सल्फेट को डाल के एक सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करी है, उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम की फॉयल रख दी। व्हेन द एल्यूमिनियम फॉयल वाज टेकन आउट ऑफ दिस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर 15 मिनट, जब हमने 15 मिनट्स बाद इस एल्यूमिनियम की फॉयल को इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से बाहर निकाला, तो इसकी जो सरफेस थी वो कोट हो गई थी एक सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट से, यानी जो एल्यूमिनियम की फॉयल थी उसके ऊपर एक सिल्वरी ग्रे कलर की लेयर आ गई थी। फ्रॉम द गिवन ऑब्जर्वेशन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव है जिंक से, तो ये डिस्प्लेस कर देगा जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से, और एक सिल्वरी व्हाइट जिंक मेटल आपको मिल जाएगी। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, जिंक सल्फेट जो है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस कर देता है, क्या बन जाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस और जिंक, और इसके ऊपर जो है वो लेयर का फॉर्मेशन हो गया जो कि सिल्वरी कलर की है, ग्रे सिल्वरी कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आता है हमारे पास सेक्शन नंबर डी, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है। हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है। अच्छा चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, गिव्स द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी 2 सॉल्ट, यानी सॉल्ट बताइए क्या होते हैं और 2 सॉल्ट के नाम बताइए। ऑल्सो नेम द एसिड्स एंड बेसिस फ्रॉम विच दी सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड, उन एसिड और बेस का नाम बताइए जिनसे ये सॉल्ट हमें मिल सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज मीन्ड बाय फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स की फैमिली का मतलब क्या है, यानी इस सेंटेंस का मतलब क्या है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ बताइए। थर्ड, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं उनके बारे में बताइए विद एग्जांपल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट है, राइट द नेम फॉर्मूला एंड कलर ऑफ एनी 2 हाइड्रेटेड सॉल्ट, 2 हाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम, कलर और उसका फॉर्मूला बताइए। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ लिटमस इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या कलर होगा लिटमस पेपर का। तो सबसे पहला साल्ट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो एसिड की रिप्लेसमेंट से बनता है, फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल, उसको सॉल्ट बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। ये कैसे ऑब्टेन होगा, यदि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो और NaOH, दोनों की रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और हमारे पास NaCl बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। यानी जब भी एसिड
और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर जो है वो लिबरेट आउट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये कैसे बनेगा? अमोनिया से। अमोनिया क्या है? एक बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दोनों के दोनों आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पर NH4Cl बन जाएगा। द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन आर सेड टू बिलोंग टू फैमिली ऑफ सॉल्ट, यानी ऐसे सॉल्ट जिसके ऊपर सेम पॉजिटिव आयन आए, यानी सेम पॉजिटिव आयन के साथ जुड़े हुए हों, ऐसे सॉल्ट्स को हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। तो सोडियम पॉजिटिव दोनों के अंदर है, यानी Na पॉजिटिव दोनों के अंदर है, तो दोनों का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट्स, यानी ये दोनों सोडियम के ही सॉल्ट हैं, और यही होता है फैमिली ऑफ सॉल्ट का मीनिंग। नेक्स्ट है द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी जिसके अंदर डॉट H2O में कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, उसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। आगे इसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4.5H2, ये क्या हो गया? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट हो गया कॉपर सल्फेट का, हाइड्रेटेड CuSO4। कैसे कलर का होता है? ये ब्लू कलर का होता है। और यदि ये वाटर को लॉस कर दे, वाटर को, ये जो 5 डॉट H2 हैं इनको लॉस कर देगा, तो बनेगा CuSO4, जो कि क्या होगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि कैसा होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, सो द सॉल्ट विद देयर लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट, तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट हो जाते हैं। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग कॉपर सल्फेट लूजेस ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर से कलरलेस हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका फॉर्मूला हो गया CuSO4.5H2, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये। और जो दूसरा हमारे पास क्रिस्टल होगा वो होगा FeSO4.7H2, ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। चलिए, एक्वस सॉल्यूशन जो अमोनियम क्लोराइड का होगा, अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी हमने इसको डाल दिया वाटर के अंदर, यदि साल्ट को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा? NH3 एसिड बेस बनेंगे, तो HCl बना और NH2 बना, तो HCl की वजह से क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर HCl प्रेजेंट है। क्लियर है? क्योंकि अमोनिया जो है गैस है, वो तो उड़ जाएगी, HCl जो है वहां पर बचेगा, जो लिटमस पेपर का कलर को ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट कर देगा, चेंज कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर और में एक क्वेश्चन पूछा, यानी आपको यहां पर एक 5 मार्क्स में चॉइस दी जाती है। ठीक है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर एक चॉइस आती है। तो चॉइस में आपसे पूछा है फॉर मेकिंग अ केक, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर जो है वो लिया जाता है। इफ एट होम मदर यूजेस बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर इन केक, यानी आपके घर में जब केक बन रहा है तो बेकिंग पाउडर की जगह आपकी मम्मी ने बेकिंग सोडा यूज कर लिया है, तो बताइए हाउ विल द टेस्ट ऑफ द केक इफेक्ट होगा, यानी इससे जो है केक का टेस्ट कैसे चेंज होगा और क्यों होगा। सेकंड, हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, कैसे हम बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड एडेड टू बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के अंदर जो टार्टरिक एसिड है उसको ऐड क्यों करते हैं, उसका क्या रोल है, क्या कारण है, उसके बारे में बताइए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, जब इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में वाटर निकलेगा और CO2 निकलेगी। ठीक है, Na2CO3, हाँ CO3 CO2H2O, हाँ बिल्कुल सही होगी, रिएक्शन बैलेंस है। चलिए, तो इस तरीके से हमें रिएक्शन भी इसके अंदर लिखनी होगी, खाली ये स्टेटमेंट लिखने से काम नहीं चलेगा कि व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सोडियम कार्बोनेट, आपको ये रिएक्शन भी देनी जरूर है। दस इफ बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग केक, तो बेकिंग सोडा को अब यूज करेंगे हम केक बनाने में, और इसके अंदर मिला है Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है? एक बेस होता है। यदि बेस होता है और हम जानते हैं कि बेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तो जो हमारा केक है वो कैसा लगेगा? हमें बिटर टेस्ट का लगेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट मेक्स द टेस्ट of cake bitter because sodium carbonate is a base and base is bitter in taste। जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है उसको हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट नहीं बनाता है, तो वो केक को कड़वा यानी बिटर नहीं करता है।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर टार्टरिक एसिड मिला हुआ होता है, तो एसिड बेस जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं आपस में, तो वहां पर बेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, बेस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो जो केक है वो बिटर टेस्ट का आपको नहीं लगता है यदि आप बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब बेकिंग पाउडर को बना कैसे सकते हैं? हम बेकिंग पाउडर को बना सकते हैं बेकिंग सोडा के अंदर ऐड करके। क्या ऐड करके? टार्टरिक एसिड और स्टार्च को ऐड करके। थर्ड पॉइंट, टार्टरिक एसिड क्या करेगा? टार्टरिक एसिड H पॉजिटिव आयन देगा, और ये H पॉजिटिव आयन इससे बेस से मिलने वाले बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करेंगे तो फिर हमारा जो केक है वो कड़वा यानी बिटर नहीं लगेगा। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय टार्टरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaSCO3 एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक दी डॉ सॉफ्ट एंड फ्लफी, यानी जो आटा है यानी जिससे मटेरियल से केक बना है तो उसको वो सॉफ्ट कर देगा ताकि आपका केक जो है वो ज्यादा फ्लफी या फूले। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है सोडियम कार्बोनेट को, जो कि बेकिंग सोडा को हीट करने पर मिला है टू फॉर्म टार्टरिक। तो प्लीजेंट स्मेल और एक अच्छी स्मेल आपको आती है यदि आप बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं केक के अंदर, तो आपका केक सॉफ्ट बनेगा और कड़वा भी नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला सेक्शन आता है यहाँ पर सेक्शन नंबर ई। सेक्शन नंबर ई आता है जिसके अंदर सेक्शन ई के अंदर क्या आते हैं? तीन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या केस स्टडी क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर क्या पूछा गया है। रीड दी एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको एक्सट्रैक्ट दिया होगा एक, उसको आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, फिर आप आंसर कर सकते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट दिया है यहाँ पर? इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब पहला दिया है आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ये एक एग्जांपल दिया है इन्होंने। ठीक है, आपसे फिर पूछा है इन दी बिलो इक्वेशन, जो इक्वेशन लिखी है इसके अंदर बताइए विच गेट रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस हुआ है? कॉपर यहां पर CuSO4 है, जिंक के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना रहा है, साथ में Cu बना रहा है, यानी यहां पर जो +2 है यहां पर 0 है, यहां पर +2 है, यानी +2 से 0 में चला गया। यानी क्या हुआ? इसने गेन किया है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और जो भी इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। यानी यहां पर किसका रिडक्शन हुआ है? CuSO4 का। तो इसका आंसर क्या हो गया? CuSO4। सेकंड क्या है? द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? वो एजेंट जो खुद का तो क्या करे? खुद का करे रिडक्शन और दूसरे का करे ऑक्सीडेशन। यदि खुद का रिडक्शन करेगा तो क्या करेगा? गेन करेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का, लूज नहीं करते। क्लियर है? तो गेन किया करते हैं। अगला, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन। अब क्योंकि यहां पर CuSO4 का क्या हुआ है? रिडक्शन, और जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि खुद का रिडक्शन होना इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। या फिर और में पूछा है कि आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो किस तरह की है, ये आपसे थर्ड पार्ट के अंदर चॉइस दी गई है आपको। तो चलिए, CuSO4 जो है वो रिड्यूस हुआ है, सबसे पहली बात। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? कॉपर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जिंक। और ये कैसे रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, किससे? जिंक से। यानी जिंक जो है वो रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को उसके सॉल्ट से, और ZnSO4 का सॉल्ट का प्रिपरेशन कर दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इस सैंपल पेपर को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एग्जाम के अंदर लिखना है और कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर के अंदर दिए गए हैं। इसी तरीके से आपके एग्जाम के अंदर डिक्टो क्वेश्चंस आते हैं, कि यानी एक सेक्शन आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है। इस तरीके से 5 सेक्शन आपके पास आते हैं ABCDE की फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने आपके लिए जो है वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको देखना है ये सारे क्वेश्चंस, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और आने वाले 10वीं के एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।